एपिसोड आइसोड 51 से 60 तक। इसलिए लंबी होने के लिए उसे सबसे अमानवीय अनुरोध भी स्वीकार करना पड़ा। वह हस्तलेखन नहीं सीखना चाहती थी। वह पहले से ही काफी समय से स्कूल में थी। फिर से शुरुआत करना उसके लिए यातना थी, साथ ही वह सिर्फ 4 साल की थी। उस जैसी छोटी बच्ची पर इतना दबाव डालना अनुचित था। जब वह जाने वाली थी, चेन जोंग ने उसे जड़ी बूटियों का एक थैला दिया। इसे घर ले जाओ और अपने पिता से तुम्हारे लिए पैर स्नान तैयार करने के लिए कहो। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा। ये थैला 1 महीने तक चलेगा। जब ये खत्म हो जाए तो मेरे पास वापस आना। इसके अलावा उसने सख्ती से कहा, कल मेरे पास आकर लिखावट सीखना याद रखना। ठीक है। तांग युक्सिन ने अपने छोटे हाथों से छोटा बैग उठाया। ये भारी नहीं था, ये वास्तव में काफी हल्का था। इसमें पत्ते, घास, जड़ें और ऐसी ही अन्य चीजें थीं। कम से कम उसे इसे पीना तो नहीं पड़ेगा। जड़ी बूटियां चाहे कितनी भी फायदेमंद क्यों न हो, ज्यादा मात्रा में लेने पर वे नुकसानदायक हो सकती हैं। सामान्य ज्ञान कहता है कि सभी दवाएं ज्यादा मात्रा में जहरीली हो सकती हैं। ये पूरी तरह सच है। वैसे भी उसे हर दिन पैर धोना चाहिए था। यह उसकी पिछली जिंदगी से विकसित हुई आदत थी। इसके बिना वह सो नहीं सकती थी। उसके पिता चेन जिनियन ने उसे यह अच्छी आदत डाली। चाहे वह कितना भी व्यस्त या थका हुआ क्यों न हो, वह उसके लिए पैर स्नान तैयार करने के लिए समय निकालता था। जब वह छोटी थी, तो तांग युक्सिन को सर्दियों में हाथ और पैर ठंडे होने की आदत थी। चेन जोंग ने ही उन्हें सलाह दी थी कि वे उसके पैरों को भिगोएं। समय के साथ वह ठीक हो गई। पहले तो चेन जिनियान को संदेह हुआ, लेकिन 1 साल तक लगातार ऐसा करने के बाद तांग युक्सिन में सुधार दिखा। कम से कम उसके चेहरे पर कुछ रंगत लौट आई। इसलिए चेन जिनियान ने पैर धोना बिना चूके जारी रखा। अब जबकि तांग युक्सिन औषधीय जड़ी बूटियों का एक थैला घर ले आई थी और कह रही थी कि यह उसके पैर स्नान के लिए है, तो उसे इसमें कोई संदेह नहीं था। जब जड़ी बूटियां एक बेसिन में भिगोई गईं, तो एक हल्की सी खुशबू फैली। ये खुशबू ताज़ी हरी घास की तरह थी, बस थोड़ी ज्यादा हल्की। तांग युक्सिन ने अपने छोटे पैरों को बेसिन में डुबोया। उसके छोटे छोटे पैर गोल और मुलायम थे, बेहद प्यारे। वह कभी भी अपने बचपन में वापस जाने और यह सब फिर से अनुभव करने का सपना नहीं देख सकती थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जहां तक भविष्य की योजनाओं का सवाल है, उसे अभी तक कोई स्पष्ट विचार नहीं था। वह सिर्फ 4 साल की थी, और इस उम्र में बच्चों को अपने खेल के समय का आनंद लेना चाहिए। वे ज्यादा कुछ नहीं समझते और आमतौर पर वयस्कों का अनुसरण करते हैं या अपने बड़े भाई बहनों के नेतृत्व में चलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं और जहां भी जाते हैं, शरारती होते हैं। तांग युक्सिन अपने छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने इतनी छोटी उम्र में अपना खुद का बिस्तर पाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसकी उम्र के बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता के साथ सोते थे। अपने लिए ये छोटा सा अलग कमरा पाना उसके लिए मुश्किल था। वह जानबूझकर कई बार बड़े बिस्तर से गिर गई, ये दावा करते हुए कि यह तांग जिनियान था जिसने उसे गिरा दिया था। उस समय तांग जिनियान अवाक रह गया था। कई बार ऐसी ही परिस्थितियां होने के बाद उसके पास एक छोटे से कमरे को विभाजित करने और अपनी बेटी के लिए एक छोटा लकड़ी का बिस्तर बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह 1 मीटर का बिस्तर था जिसमें रेलिंग लगी हुई थी। इसके बावजूद उसे अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसने अपनी बेटी को सोते समय बिस्तर से गिरा दिया होगा। वह आमतौर पर सोते समय शांत रहता था। क्या यह संभव था कि वह अपनी नींद में हिलता डुलता था? तांग युक्सिन को आखिरकार अपना छोटा सा कमरा मिल गया और अब उसे जानबूझकर बिस्तर से गिरने की जरूरत नहीं थी। कुछ बार गिरने के बाद उसके सिर पर कई चोटें आईं। पहले तो तांग जिनियान स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी के बारे में चिंतित था। वह रात में कई बार जागता था, इस डर से कि वह अपना कंबल लात मार कर गिरा देगी या अपने बिस्तर से गिर जाएगी। कुछ दिनों तक उसे गुप्त रूप से देखने के बाद उसने पाया कि तांग युक्सिन बहुत ही शांत सोने वाली थी। वह अपने कंबल को लात मार कर नहीं सोती थी या अपनी नींद में करवट भी नहीं लेती थी। वह सुबह तक अच्छी नींद लेती थी और शुक्र है कि वह फिर कभी बिस्तर से नहीं गिरी। आधे महीने तक चिंता में डूबे रहने के कारण उन्हें नींद भी नहीं आती थी। आखिरकार वह अपनी चिंताओं से मुक्त होने में कामयाब हो गए। अंततः तांग युक्सिन को अपना निजी स्थान मिल गया। उसके हाथ में जो किताब थी, वह चेन जोंग से उधार ली गई थी। इसके अलावा उसके हाथ में एक नोटबुक थी जिसमें उसने किताब के मुख्य बिंदुओं को नोट किया था।
वह चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी और जानती थी कि यह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी उसे लगता था कि चेन जोंग के पास जो किताबें थीं, वे अपनी तरह की इकलौती थीं, जो उसे किसी ऐसी जगह से मिली थीं, जिसे वह नहीं जानती थी, शायद उसके परिवार से मिली थीं। हालांकि, ये किताबें ज्यादा दिन तक नहीं टिकीं। अगले वर्ष, जब वह केवल 5 वर्ष की थी, लितांग गांव में भयंकर बाढ़ आई। लगभग पूरा गांव बह गया, छतें बमुश्किल बची थीं, किताबें तो दूर की बात थी। किताबें बाढ़ में धूल के अलावा कुछ नहीं रह गईं। चेन जोंग के साथ क्या हुआ, इस बारे में उसने कभी जानबूझकर पूछताछ नहीं की। कहा जाता है कि लितांग गांव को भारी नुकसान हुआ और वह काफी हद तक नष्ट हो गया। केवल सरकारी धन से ही गांव को पुनर्जीवित किया गया। गांव का कई वर्षों तक पुनर्निर्माण किया गया और धीरे धीरे दिन ब दिन सुधार होता गया। उन वर्षों में ऐसा महसूस हुआ मानो गांव अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हो। तांग युक्सिन उन किताबों को संभाल कर रखने के लिए बहुत छोटी थी। वह कमजोर थी और किसी भी तरह के संदेह से डरती थी। उसे डर था कि जिस जीवन के लिए उसने संघर्ष किया था वह आनंदमय नहीं, बल्कि राक्षसी था। इसलिए, उसका हर कदम पतली बर्फ पर चलने जैसा था। वह कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। ग्रामीण लोग अंधविश्वासी थे, इसलिए वह अपनी बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। इस प्रकार, उसने चेन जोंग के पुस्तक संग्रह का धीरे धीरे और जानबूझकर उपयोग किया, और जितनी संभव हो सके उतनी किताबें कॉपी की। अपनी छोटी बांह हिलाते हुए, उसने सोचा कि वह एक साल में कितनी किताबें कवर कर सकती है। वह दुर्लभ किताबों की नकल करेगी। बाकी किताबें, वह खोजने की कोशिश करेगी। अगर वह उन्हें पा लेती, तो उसे उनकी नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चरित्र कैसे लिखा गया है? एक झटके से, तांग युक्सिन के हाथ पर चोट लगी। उसने जल्दी से अपना छोटा पंजा वापस खींच लिया, आंखों में पानी भर आया और उसने अपने होंठ चपटे कर लिए। फिर, उसने उस चरित्र को देखा जिसे उसने कागज पर मनमाने ढंग से बनाया था। एक किसान ने मुझसे 2 पत्थर उधार लिए। मैंने कहा कि 3 दिन में लौटा दो, उसने कहा 4 दिन में। मैं उसके घर गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। 3 लीक की कीमत 3 पैसे, टोफू का एक टुकड़ा 6 पैसे, कैंडीड नागफनी की एक स्ट्रिंग 7 पैसे, मैं वह किसान हूँ। यह एक ऐसा खेल था जिसे ग्रामीण बच्चे खेलना पसंद करते थे। बस मजे के लिए, उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इसे बना लिया। फिर उसके हाथ पर चोट लग गई। वह अभी भी बच्ची थी। कोई किसी बच्ची के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? चेन जोंग कुछ मामलों में सख्त था, खासकर चिकित्सा कौशल में। वह ढिलाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतीत में, अगर तांग युक्सिन किसी दवा का नाम गलत बोलती थी, तो उसे थप्पड़ मारे जाते थे। चेन जोंग कहा करता था, कभी भी किसी दवा के नाम को कम मत समझो। एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। अगर आप गलत उच्चारण करते हैं, तो आप इसे सुधार सकते हैं। लेकिन एक बार जान चली जाए, तो आप उसे कैसे लौटा सकते हैं? तांग युक्सिन इस बात को अच्छी तरह समझती थी। वह इसे स्पष्ट रूप से याद रखने का प्रयास करती थी। गलतियां सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि वह एक बच्ची थी। एक बच्चा गलतियां करता है। वह बस थोड़ी सामान्यता चाहती थी। सही लिखो, चेन जोंग ने फिर से डेस्क पर थपकी दी। उसका चेहरा घोड़े से भी लंबा था, जबकि तांग युक्सिन अपने सुलेख ब्रश को पकड़े हुए आंसू के कगार पर थी। दरअसल, सुलेख ब्रश। चेन जोंग ने कहा, अच्छी लिखावट के बिना कोई अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकता है? उन्होंने माना कि प्राचीन समय में डॉक्टर अक्सर अपनी अनूठी लिखावट रखते थे ताकि कोई उनके नुस्खे न चुरा ले। इसलिए, आम लोगों के लिए उनकी लिखावट को समझना मुश्किल होता था। भले ही भविष्य में कंप्यूटर और स्मार्टफोन होंगे, लेकिन कोई भी चीज किसी की लिखावट की जगह नहीं ले सकती। लिखावट किसी व्यक्ति का दिखावा होती है। अतीत में उसकी लिखावट न तो अच्छी थी और न ही खराब, लेकिन पढ़ने लायक थी। बेशक, ये सुंदर नहीं थी। यदि उन्हें सुंदर पात्र लिखने का अवसर मिले तो वह इसके लिए बहुत इच्छुक होंगी। लेकिन वह तो सिर्फ 4 साल की बच्ची थी, अभी तक उसका विकास नहीं हुआ था। वह ठीक से कलम भी नहीं पकड़ पाती थी, तो वह कोई अक्षर कैसे लिख पाती? हालांकि, तांग जिन्यान निश्चित रूप से खुश था कि उसकी बेटी लिखना सीख सकती है। गांव में कोई नर्सरी नहीं थी, इसलिए सभी बच्चे पत्थरों, ईंटों और मिट्टी से खेलते हुए इधर उधर भागते रहते थे। वे जो सबसे अच्छी उम्मीद कर सकते थे, वह थी शिनशिन का सामना करना। बहुत छोटी, लेकिन एक साक्षर व्यक्ति के रूप में कार्य करने में सक्षम, यहाँ तक कि लिखना भी सीख रही थी।
चेन जोंग ने बहुत समय पहले एक बार कहा था कि उनका मानना है कि तांग युक्सिन में एक बेहतरीन मेडिकल शिक्षिका बनने की क्षमता है। वह केंद्रित थी, उसकी याददाश्त अच्छी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने चिकित्सा में उल्लेखनीय योग्यता दिखाई। नतीजतन, वह चाहता था कि तांग युक्सिन उससे पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखे। वह कितनी आगे तक जा सकती है, यह कोई नहीं जानता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई नहीं जानता था कि उसका जीवन कब समाप्त होगा। हालांकि, अपने चिकित्सा कौशल को आगे बढ़ाने में सक्षम होना, अपने ज्ञान को खोने से बचाना, इस समय उसके जीवन की सबसे बड़ी आशा थी। तांग युक्सिन जैसा शिष्य पाकर किस्मत उसके पक्ष में थी। पहली बार जब वह औषधीय जड़ी बूटियों की गंध को पहचानने में सक्षम हुई, तो ये शुरुआत का संकेत था। तब से 1 साल बीत चुका है, और भले ही वह कभी कभी उसे ज्ञान से भर देता था जैसे कि बत्तख को जबरदस्ती खिलाना, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे चिंता थी कि जब तांग युक्सिन बड़ी हो जाएगी तो वह उसके आसपास नहीं होगी। जीवन में सबसे दुखद बात क्या थी? जब गुरु मरने वाले थे तब शिष्य अभी बहुत छोटा था। हालांकि, हाल ही में बच्ची कुछ हद तक अनियंत्रित लग रही थी। उसे अच्छे अनुशासन की जरूरत थी। दादाजी, मुझे वह चाहिए। तांग युक्सिन ने अंदर रखी कुछ पुरानी किताबों की ओर इशारा किया। उसने वहां रखी लगभग सभी पुरानी किताबें पढ़ ली थीं और उसे ये किताबें याद आ रही थीं। चेन जोंग वहां गया और छोटी लड़की के लिए किताबें ले आया, सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि 4 किताबें। फिर उसने उन्हें तांग युक्सिन के सामने रख दिया। चेन जोंग ने तांग युक्सिन के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, चित्रों को और देखो। ये बच्ची इतनी धीमी गति से क्यों बढ़ रही है? वह अभी भी इतनी छोटी थी, वह कुछ किताबें भी नहीं पकड़ सकती थी। तांग युक्सिन ने एक पन्ना पलटा, तो पाया कि वह हस्तलिखित पाठ से भरा हुआ है। हालांकि, पात्रों को पहचानना मुश्किल था। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में विश्वविद्यालय से स्नातक थी, फिर भी वह इनमें से एक भी पात्र को नहीं पहचान सकी। दरअसल, वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाई। फॉन्ट एक खास फॉन्ट लग रहा था। उसने किताब आगे बढ़ा दी। दादाजी, यह अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब टेढ़ा मेढ़ा है। उसने अपनी बात को यथासंभव सरल शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया। बेशक, ये टेढ़ी मेढ़ी है। चेन जोंग ने तांग युक्सिन के बालों में एक छोटी सी चोटी पकड़ी। ये आपके परदादा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्तलिखित हैं, और ये लिखावट हमारे चेन परिवार की अनूठी है। यदि आप हमारी लिखावट नहीं सीखते हैं, तो आप हमारे नुस्खे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये टेढ़ी मेढ़ी किताबें आपके लिए हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तांग युक्सिन ने पलकें झपकाईं, लेकिन वह अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित थी। उसे इतनी कीमती चीज देना। लेकिन यह वही था जो वह चाहती थी। वह सोच रही थी कि इन किताबों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जितनी ज्यादा वह रख पाएगी, उतना ही बेहतर होगा। आखिरकार, ये किताबें कीमती थीं, और अगर वे खो गईं तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। चेन जोंग की इन किताबों के प्रति निगाहें दूसरों की ओर उसकी निगाहों से बिल्कुल अलग थीं, और यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी बेहद सावधान थीं। तो, क्या वह मान सकती थी कि ये वास्तव में चेन जोंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताबें थीं? चाचा जोंग, ये वाकई बहुत ज्यादा है, तांग जिन्यान ने कहा जब वह अपनी बेटी को लेने आया था। वह न केवल अपनी बेटी को पकड़े हुए था, बल्कि वह चेन जोंग की कई किताबें भी ले जा रहा था। लेकिन वे किसी और की चीज कैसे ले सकते थे? चेन जोंग पहले से ही हर दिन उनकी बच्ची की देखभाल करने में उनकी मदद कर रहा था, और उसे इस बात पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। खाना और दूसरी चीजें भी लेने के लिए, उसे बिल्कुल बेशर्म होना पड़ेगा। यह मेरे शिष्य के लिए है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? चेन जोंग के प्रत्युत्तर पर तांग जिनयान अवाक रह गया। और उस शब्द, शिष्य, के साथ तांग युक्सिन को आधिकारिक तौर पर एक दर्जा दिया गया था। अब से, यहाँ आना किसी अधिकार से कम नहीं था, और अगर वह अपने मालिक का खाना भी खाती, तो ये पूरी तरह से उचित होता। और अपने मालिक से चीजें लेना भी ठीक था। जब तांग युक्सिन घर पहुंची, तो उसने इन किताबों को प्लास्टिक में लपेटा और अपने छोटे से बिस्तर के नीचे रख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनमें से एक भी चरित्र को समझ नहीं पाए, उन्हें देखना बेकार था। युक्सिन, युक्सिन, कोई बाहर उसका नाम पुकार रहा था। वह अपने बिस्तर से उतरी, अपने छोटे जूते पहने और बाहर भाग गई। उसके दरवाजे पर उसकी उम्र की 2 छोटी लड़कियां खड़ी थीं जो खाली समय में साथ साथ खेलती थीं। उनमें से एक उससे बड़ी थी, लगभग 6 या 7 साल की, और बाकी उससे छोटी थीं, लगभग उसकी उम्र की, शायद 3 या 4 साल की।
बड़ी बच्ची का नाम झांग शियाया था, जो पड़ोसी परिवार की बच्ची थी। वह वाकई बड़ी थी, 8 साल की। अपने जन्मदिन के बाद उसने अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, स्कूल उसे अगले साल तक स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए, वह यहीं रही, खेती में अपने परिवार की मदद करती और खाली समय में छोटे बच्चों के साथ खेलती। तांग युक्सिन का ध्यान एक लड़की पर गया। ये लड़की दुबली पतली और सांवली थी, उसकी नाक से बलगम बह रहा था जिसे उसने तुरंत ही नाक से चूस लिया। तांग युक्सिन को याद नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन थी। उसे अपनी यादों में से एक ऐसी आकृति का अस्पष्ट सा स्मरण था, लेकिन चूंकि वह अपने पिछले जन्म में 3 वर्ष की आयु के बाद शायद ही कभी गांव लौटी थी, इसलिए उसकी यादें धुंधली थीं। उसके पुनर्जन्म के बाद से परिचित चेहरे कम और अजनबी लोग बहुत थे। बहन याया, वह कौन है? वह दौड़कर गई और बड़ी लड़की की बांह पकड़ ली, मानो उसे डर हो कि झांग शियाया को ले जाया जाएगा, जिससे उसके अंदर सतर्कता की भावना भर गई। वह यिंदी है। वह अभी अभी अपने गृहनगर से गांव में रहने के लिए वापस आए हैं। यिंदी। तांग युक्सिन को याद नहीं आ रहा था कि यिंदी कौन थी। गांव में कई यिंदी थीं। उसके नाम से ही यह स्पष्ट था कि वह परिवार नियोजन नीतियों का उत्पाद थी। लेकिन वह जानी पहचानी लग रही थी, तांग युक्सिन को लगा कि उसका उससे कुछ संबंध है। अन्यथा, वह दूसरों को भूलती नहीं बल्कि उसे याद रखती। झांग शियाया बच्चों को नदी के किनारे ले गई, थोड़ी मिट्टी खोदी, उसे जमीन पर फेंका, और हर बच्चे को एक टुकड़ा दिया। झांग शियाया निस्संदेह उनमें रानी मधुमक्खी थी। न केवल वह बड़ी और समझदार थी, बल्कि उसकी उम्र के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते थे। इस प्रकार, ये छोटे बच्चे झांग शियाया को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बेशक, झांग शियाया ने तांग युक्सिन को मिट्टी का एक ढेला भी दिया और कहा कि उन्हें इससे एक स्टोव और एक बर्तन बनाना चाहिए। तांग युक्सिन ने उसके साफ सुथरे छोटे हाथों और आज ही पहने गए साफ सुथरे कपड़ों को देखा। वह कीचड़ से खेलने वाली नहीं थी, जबकि दूसरे बच्चों के कपड़े उनकी माएं धुलवाती थीं, उसके कपड़े उसके पिता धुलवाते थे। उसके पिता पहले से ही बहुत व्यस्त और थके हुए थे, इसलिए कभी कभी उसके चाचा उसके कपड़े धोने में मदद करते थे। तांग परिवार के पुरुष घरेलू लोग थे, चुपचाप भरोसेमंद किस्म के, जिनकी सराहना केवल समझदार आंखें वाले लोग ही कर सकते थे। झांग यिंदी ने अपनी लंबी, बहती नाक पर नाक सुड़की। युक्सिन, क्या तुम खेल नहीं रहे हो? नहीं। तांग युक्सिन ने अपनी गोरी, कोमल छोटी उंगलियों को चुटकी से दबाया। पिताजी ने आज मुझे नए कपड़े पहनाए, मैं नहीं चाहती कि वे गंदे हो जाएं। तो फिर अपना मुझे दे दो। झांग यिंदी ने अपने कीचड़ से सने हाथों से तुरंत तांग युक्सिन के हाथ में पकड़ी मिट्टी की गांठ को पकड़ लिया, जैसे कोई उसे छीन लेगा। तांग युक्सिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। यह एहसास इतना परिचित कैसे था? झांग यिंदी, इतना सामान्य नाम, फिर भी वह अपनी यादों में इस व्यक्ति के साथ हुई कौन सी पिछली घटनाएं भूल गई होगी। यिंदी, तुम्हारा अंतिम नाम क्या है? तांग युक्सिन घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी, अपनी छोटी उंगली से अपनी हथेली को सहला रही थी। उसका चेहरा एक छोटे बाऊजी की तरह कोमल और प्यारा था। ग्रामीण इलाकों में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, बचपन से ही मेमनों की तरह आज़ादी से इधर उधर भागते रहते हैं। यहाँ के सभी बच्चे इसी तरह बड़े होने के आदी थे, इसलिए उन्हें थोड़ा गंदा होने से कोई ऐतराज नहीं था। फिर भी तांग युक्सिन सबसे अलग थी। वह हमेशा साफ सुथरी, शांत रहती थी, और इसलिए गांव वाले हमेशा कहते थे कि तांग युक्सिन शहर से आई बच्ची जैसी है। हर बार जब तांग युक्सिन ये सुनती, तो वह कुछ हद तक असहाय हो जाती। बच्चों के साथ मिट्टी से खेल रही 30 साल की एक महिला के बारे में सोचकर उसे लगता कि वह अपने विचार व्यक्त कर सकती है। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। झांग यिंदी ने अपना चेहरा उठाया। वह दुबली पतली और सांवली थी। उसकी छोटी छोटी एक रस आंखें और 2 लाल गाल थे, जो उत्तर पश्चिमी लोगों की खास शारीरिक विशेषताएं हैं। मेरा भी अंतिम नाम झांग है। मेरा नाम झांग यिंदी है। झांग यिंदी। तांग युक्सिन के दिल में अचानक खटास पैदा हो गई। ये वही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही थी। बचपन में वह बहुत अलग दिखती थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई, तो वह पूरी तरह बदल गई, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, सुंदर और एक ऐसे पति से विवाहित, जिसका हर महिला सपना देखती है। लेकिन उस समय, उसने अब झांग येंदी नाम का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय, उसने इसे झांग शियाओमी में बदल दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तांग युक्सिन को नाम याद था, लेकिन वह इसे संबंधित व्यक्ति के साथ नहीं मिला पा रही थी।
वह झांग शियाओमी से केवल एक बार अस्पताल में मिली थी, जो पहले झांग येंदी था। उस समय झांग शियाओमी उसे पहचान नहीं पाया था, जबकि वह झांग शियाओमी को पहचानने में कामयाब रही। बाद वाले का रूप रंग वाकई बहुत बदल गया था, लेकिन वह गोल्डन फीनिक्स थी जो उनके गांव से उड़कर आई थी, और जिस आदमी से उसने शादी की थी वह मिस्टर गुनिंग था। तांग युक्सिन की आंखों में चमक आ गई। वह वास्तव में झांग येंदी के वर्तमान रूप में भविष्य के झांग शियाओमी का संकेत खोजना चाहती थी। हालांकि अफसोस की बात है कि वह एक भी बाल नहीं ढूंढ पाई जो उससे मिलता जुलता हो, पूरी समानता तो दूर की बात है। झांग येंदी की आंखें अब छोटी, नाक चपटी और चेहरा चौकोर हो गया था। एक डॉक्टर के तौर पर तांग युक्सिन को अच्छी तरह पता था कि विकास के साथ भी चौकोर चेहरा तीखे, अंडाकार चेहरे में नहीं बदल सकता। इस प्रकार इसका मतलब केवल यह था कि झांग शियाओमी का अंतिम रूप सुंदरता में परिपक्वता का परिणाम नहीं था, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी का परिणाम था। लेकिन जो कुछ उसके पास था उसे वह क्यों नहीं संजो पाए। मिस्टर गो एक अच्छे इंसान थे। अगर वह होती तो चाहे जीवन हो या मृत्यु, वह उसे ऐसे कभी नहीं छोड़ती, बेरहमी से और बिना एक शब्द कहे। एक गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये किसी भी चीज से ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत गर्मी बची थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई। यिंदी ने अपना काला चेहरा उठाया, उसका सिर उलझन में झुका हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह से मैला था। काला और दुबला पतला, सामान्य विशेषताओं वाला, उसके चेहरे पर रंग का कोई निशान नहीं था। वह अनायास ही कांप उठी और फिर अपनी नजरें झुका लीं, और तांग युक्सिन से दूर भागने लगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। शिन शिन, तभी तांग जिजुन अपनी भतीजी को लेने आया। चाचा। तांग युक्सिन दौड़कर आए और तांग जिजुन के पैर को गले लगा लिया, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, आप घर कब आए, चाचा? तुम्हारे खाने का समय हो गया है, तुम्हारे पिताजी ने आज चावल बनाए हैं, उसने कहा, चलो हम घर चलते हैं। तांग जिजुन ने अपनी भतीजी को उठाया और घर की ओर चल पड़ा। मिट्टी में खेल रहे दूसरे बच्चे धीरे धीरे बड़ों का पीछा करते हुए चले गए, लेकिन यिंदी अपनी मिट्टी के खिलौनों से तब तक खेलती रही जब तक उसकी मां नहीं आ गई। ये देखकर कि यिंदी ने खुद को मिट्टी के बंदर में बदल लिया है, उसकी मां ने तुरंत उसका कान खींचा। यिंदी का पालन पोषण उसकी दादी ने किया था, क्योंकि उस समय जन्म नियंत्रण पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध था और 2 बेटियों वाले घरों में जबरन नसबंदी करवाई जाती थी। इसके बावजूद उनके परिवार में 2 बेटियां थीं जो पैसे खो चुकी थीं और उन्हें एक बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने यिंदी को चुपके से दूर भेज दिया और तब तक छिपाए रखा जब तक कि यिंदी का छोटा भाई पैदा नहीं हुआ और वे गांव वापस नहीं आ गए। गांव में वापस आकर भी उन्हें 500 युआन का जुर्माना भरना पड़ता था। ये रकम भविष्य में कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि इसे सुपरमार्केट में एक बार जाकर खर्च किया जा सकता था। लेकिन अब ये 500 युआन कई वर्षों तक एक पूरे परिवार की आजीविका थी। यिंदी की माँ उसे बहुत नापसंद करती थी। अपने दिल में वह हमेशा मानती थी कि 500 युआन उसके छोटे बेटे पर नहीं, बल्कि यिंदी पर खर्च किए गए थे। अगर यिंदी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया होता, तो उन्हें अंत में 500 युआन खर्च करके छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही स्थिति थी। बड़े लोगों ने अपना बोझ छोटे लोगों पर डाल दिया और एक दयनीय व्यक्ति बीच में फंस गया। यिंदी ऐसी ही एक व्यक्ति थी जो इस तरह बड़ी हुई, जिसके परिणामस्वरूप उसका स्वार्थी स्वभाव बन गया। वह दूसरों से केवल ले सकती थी, लेकिन कोई भी उसका कभी कुछ भी ऋणी नहीं हो सकता था। जब वे घर पहुंचे, तो तांग युक्सिन तांग जिजुन की बाहों से छूटकर बाहर के घर की ओर भागी। शिन शिन, धीरे करो। तांग जिजुन ने हाथ बढ़ाया और अपनी भतीजी के सिर की छोटी छोटी चोटियां पकड़ लीं। अंकल, मुझे पेशाब करना है। तांग युक्सिन का चेहरा लाल हो गया, एक तो इसलिए क्योंकि वह जल्दी में थी, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसे एक 30 वर्षीय महिला को 20वें दशक के एक युवक के साथ अपनी शौचालय की जरूरतों पर चर्चा करनी थी, खासकर जब वह आदमी उसका चाचा था। चाचा तुम्हें वहां ले जाएंगे, तांग जिनियान ने अपने छोटे युक्सिन को प्यार से कहा। फिर भी इससे उन्हें बहुत असुविधा हुई। छोटे शिनशिन, चाचा तुम्हें शौचालय ले जाते थे और तुम्हारे बट को पोंछने में तुम्हारी मदद करते थे। तुम अब चाचा से मदद क्यों नहीं लेते? जैसे ही उसने कहा, शिकायत का एक संकेत उभर कर आया। आह, बच्चे बड़े हो गए हैं, वे अब अपने चाचाओं पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन वह सिर्फ 4 साल की है।
दूसरे परिवारों में 5-6 साल के बच्चों के भी परिवार के सदस्य उनके बट पहुंचने में मदद करते हैं। कुछ तो 8 या 9 साल की उम्र में ही अपनी पैंट गीला कर लेते हैं। क्या कोई उसे बता सकता है कि उसकी छोटी भतीजी इतनी समझदार क्यों है कि वह खुद को बेकार समझता है? इस समय तांग युक्सिन का चेहरा लाल हो गया था। वह घर वापस नहीं आई थी। एक बच्चा ये कैसे समझ सकता था? हर बार जब वह इस तथ्य के बारे में सोचती थी कि उसके चाचा ने उसके लिए उसके नितंबों को साफ किया था, तो वह बस एक दीवार ढूंढकर अपना सिर उस पर पटकना चाहती थी। बच्चे शर्म को शायद न समझें, लेकिन वह एक वयस्क थी। क्या उसे शर्म की अवधारणा के बारे में पता नहीं था? अंकल, मुझे पेशाब करना है। तांग युक्सिन ने अपने बालों को खींचा और फिर शौचालय की दिशा में भाग गई। वह लगभग भागने वाली थी। और तांग युक्सिन अभी भी अपने बेशर्म चाचा की दिल खोलकर हंसने की आवाज सुन सकती थी। वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रही थी कि इसमें क्या हास्यास्पद था। आखिर इस स्थिति में इतना मनोरंजक क्या था? हाँ, ये सही है। आप ही बताएं, आखिर इसमें इतना मजा क्या क्या है? यहाँ क्या मजाक है? वह सचमुच इसे समझ नहीं पाए। आजकल गांव के शौचालय सभी बाहरी प्रकार के होते हैं। वयस्क और बच्चे एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं। आपको फ्लश करने की भी जरूरत नहीं होती। सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा है। जब सेप्टिक टैंक भर जाता है, तो इसका उपयोग भूमि के लिए उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। शुरुआत में तांग युक्सिन घर के शौचालय में जाने की आदत नहीं डाल पाई थी। आखिरकार वह इतने सालों से फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही थी। अचानक कपड़े बदलने की वजह से वह वास्तव में इस मामले को सुलझाने के लिए एक पेड़ ढूंढना चाहती थी। वास्तव में उसने एक बार चुपके से एक पेड़ ढूंढ लिया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। घर का शौचालय बदबूदार तो है, लेकिन जैसे जैसे वह इसका इस्तेमाल करती रही, उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। उसे घर आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। जिस चीज की आदत नहीं होती, उसे उसकी आदत हो गई है। जैसे शौचालय जाना, अब ये बिल्कुल वैसा ही है। अपना काम खत्म करने के बाद उसने ईंट से कुछ टॉयलेट पेपर तोड़ा और बड़ी मेहनत से अपने नितंबों को ठीक से पोंछा। फिर भी वह पसीने से भीग गई। वह अभी भी बहुत छोटी थी। अपने छोटे हाथों को देखते हुए उसने उन्हें मुट्ठी में भींच लिया। वह अभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, और उसे एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी व्यवहार करना पड़ा। शौचालय से बाहर आने के बाद वह दौड़कर बेसिन के पास गई और हाथ धोने ही वाली थी। बच्चे, तुम इतने साफ कैसे हो? तांग जिजुन ने अपनी छोटी भतीजी के गाल पर चुटकी ली। क्या ये कुछ ज्यादा ही साफ नहीं है? तुम दिन में दर्जनों बार अपने हाथ धोती हो। छोटी शिनशिन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपनी त्वचा धो डालोगी? तांग युक्सिन ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और उसे अनदेखा कर दिया। बाहर तांग जिन्यान खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। क्या तुमने उसे फिर से परेशान कर दिया? तांग जिजुन ने अपना सिर खुजलाया। मैं बस उसकी गांड पोंछने में मदद करना चाहता था, और वह भाग गई। अब वह मुझसे बात भी नहीं कर रही है। और तांग जिन्यान का पेट दुखने लगा और वह हंसने लगा। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, वह अब बड़ी हो गई है। वह शर्म महसूस करना जानती है। भाई, वह कितनी बड़ी हो सकती है? वह सिर्फ 4 साल की है। 4 और 3 में क्या फर्क है? अभी पिछले साल ही तो वह पूरी तरह से आश्रित बच्ची थी। अचानक वह बड़ी हो गई। अब वह किसी को कपड़े नहीं पहनाती, अपना चेहरा नहीं धोने देती, यहाँ तक कि अपना नितंब भी वह खुद ही पोंछ लेती है। तांग जिजुन ने अपनी बेटी के छोटे से सिर पर हाथ रखा और धीरे से आह भरी। यह उसकी माँ की वजह से हो सकता है। फिर से संग झीलन के साथ, जब भी संग झीलन का नाम आता, तांग जिजुन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। भले ही उनका तलाक हो गया हो, लेकिन क्या बच्चा अभी भी उसका अपना खून नहीं है? उसकी नौकरी तांग गांव के इतने करीब है, फिर भी वह अपने बच्चे को देखने क्यों नहीं आती? तांग जिन्यान चुप हो गया, बस अपनी बेटी के साथ खाना खाते हुए। तांग युक्सिन आज्ञाकारी ढंग से बैठी रही, एक एक करके चावल अपने मुंह में डालती रही, एक भी दाना नहीं गिराया। घर में आमतौर पर नूडल्स या पकौड़े ही खाए जाते थे। क्या उसने कभी किसी और चीज की इच्छा जताई थी? 3 साल की होने से पहले वह बहुत ज्यादा चूजी थी और अक्सर स्थानीय दुकान से चीजें मांगती थी। लेकिन 3 साल की होने के बाद ऐसा लगा जैसे वह रातों रात बड़ी हो गई हो, अचानक इतनी समझदार हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि घर आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, और वह अब अपनी पसंदीदा दुकान की तरफ भी नहीं देखती।
भाई, मैं खाना खा चुका हूँ। तांग जिजुन ने अपना कटोरा नीचे रखा और अपना मुंह पोंछा। मैं अब खेतों में जाऊंगा, मिट्टी को पलट दूंगा और जितनी जल्दी हो सके फसल बोऊंगा। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। तांग जिन्यान ने मेज पर रखे कटोरे साफ किए। एक बार बच्चे व्यवस्थित हो गए तो वह जिजुन के साथ जुड़ गया। भाइयों ने कभी भी अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था, जिसमें जमीन भी शामिल थी, जिसे सभी ने साझा किया था। घर में महिलाएं न होने के अलावा वे अन्य ग्रामीणों से अलग नहीं थे। वे हमेशा खेतों में व्यस्त रहते थे, आराम के लिए शायद ही कोई दिन होता था। और गांव के अधिकांश लोग ऐसे ही रहते थे। कटोरे धोने के बाद तांग जिन्यान तांग युक्सिन को चेन जोंग के घर ले गया, खेतों की ओर जाने से पहले। अगर भाई अपनी फसलें जल्दी बोना शुरू कर देते तो बीज जमीन में जाने के बाद वे थोड़ा ज्यादा आराम महसूस कर सकते थे। तांग युक्सिन को चेन जोंग के घर पर रहने की आदत थी। गांव के दूसरे बच्चों से अलग, जो कीचड़ में खेलते थे, वह एक अमीर परिवार की लाडली युवती की तरह साफ सुथरी थी। गांव के बच्चों की तुलना में वह बेदाग थी। इसलिए तांग युक्सिन किसी और की संतान की तरह लगती थी। कम से कम गांव वालों की नज़र में तांग युक्सिन को रोजाना अपने कपड़े धोने की जरूरत नहीं थी, और तांग जिन्यान को कभी भी उसे शरारती होने के लिए अनुशासित नहीं करना पड़ा। तांग युक्सिन के आकर्षण ने सभी का दिल पिघला दिया। वह वर्तमान में संजोंग से ब्रशवर्क से लिखना सीख रही थी। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन कई महीनों तक उसके लगातार प्रयास फल देने लगे थे। आधे साल बाद, जब वह थोड़ी बड़ी हो गई, चेन जोंग ने उसे सिलाई करना सिखाना शुरू किया। शुरू में उसने कपास से भरे कपड़े के टुकड़े का उपयोग करके उसमें सुई चुभाने का अभ्यास किया। हर बार जब तांग जिन्यान ने उसे ऐसा करते देखा तो वह चिंतित हो गया। उसे लगा कि उसे वहीं और वहीं ले जाए। यह एक सुई थी। क्या होगा अगर उसने गलती से खुद को चुभो लिया? वह आधे महीने तक इस बात को लेकर परेशान रहा, यहाँ तक कि चिंता की वजह से उसके मुंह में छाले भी पड़ गए। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि तांग युक्सिन सुई से नहीं डरती थी और वह अपनी सिलाई में बहुत सावधानी बरतती थी, एक बार भी खुद को चोट नहीं पहुंचाती थी। इतना नाटकीय मत बनो, चेन जोंग ने तांग जिन्यान की चिंताओं को खारिज कर दिया। सिर्फ इसलिए कि तुम मंदबुद्धि हो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सभी भी मंदबुद्धि हैं। ये टिप्पणी मुझे बहुत चुभ गई। शुरू में तांग युक्सिन की सुई काम की तकनीक कोमल थी और उसने बहुत कम बल लगाया। हालांकि सन जोंग के अनुसार सिलाई सीखना छोटी उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। तब तक अभ्यास करें जब तक सुई आपके अपने शरीर का हिस्सा न लगे। इसलिए जब इसे पेशेवर रूप से इस्तेमाल करने का समय आएगा तो ये स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने युक्सिन की उम्र के आसपास सुई काम सीखना शुरू किया था। हालांकि उस उम्र में उनकी तुलना में युक्सिन बहुत अधिक केंद्रित थी। एक्यूपंक्चर का अभ्यास करना एक अत्यंत थकाऊ प्रक्रिया है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे तांग युक्सिन जारी रख सकती है। इसलिए वह और भी अधिक आश्वस्त हो गया कि उसे तांग युक्सिन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस तरह उसके पास एक उत्तराधिकारी होगा और उसके चेन परिवार के प्रतिष्ठित चिकित्सा कौशल को नुकसान नहीं होगा। हालांकि जब बात नीरसता की आती है तो तांग युक्सिन के अनुसार कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी के 3 साल जितना नीरस कुछ भी नहीं हो सकता। वह अक्सर अपने कठोर अध्ययन कार्यक्रम के कारण पर्याप्त नींद नहीं ले पाती थी, खासकर अपने अंतिम वर्ष में। उस समय अपने खराब ग्रेड के बावजूद उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए दिन रात पढ़ाई की। वह इतनी मेहनत करती थी कि वह कभी भी ठीक से सो नहीं पाती थी और शायद ही कभी 8 घंटे सो पाती थी। आमतौर पर वह आधी रात के बाद ही सोती थी और सुबह 5 बजे के आसपास उठती थी। फिर भी उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि वह उस वर्ष वेई जियानी से बेहतर स्कोर के साथ सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गई। ये वास्तव में सांग जिलान और वेई जियानी के लिए एक तमाचा था। वेई परिवार में जाने के बाद यह उसका पहला सम्मान भी था, खासकर इसलिए क्योंकि वह तब जाने में सक्षम थी और अब उसे वेई जियानी की पृष्ठभूमि या वेई परिवार की नौकरानी नहीं बनना था। हाई स्कूल के उन 3 वर्षों की तुलना में अब वह क्या उबाऊ मानती थी। एक व्यक्ति का जीवन सीमित है। खोया हुआ हर सेकंड हमेशा के लिए चला जाता है और अगला सेकंड कभी नहीं आएगा। खोए हुए पल हमेशा याद आएंगे। वह ये नहीं मानती थी कि सिर्फ इसलिए कि वह पुनर्जन्म ले चुकी है, उसे इतना कीमती जीवन बर्बाद करने का अधिकार है। चाहे वह 4 साल की हो या 2 साल की, वह हर सेकंड का सदुपयोग करती।
हर दिन वह यहाँ आकर लिखना सीखती और फिर जमीन पर बैठकर एक रुई की गेंद से सुई का काम करने का अभ्यास करती। आधे साल बाद उसकी सुई का काम करने की सामग्री रुई की गेंद से बदलकर एक सख्त कागज के कॉटन बोर्ड में बदल गई। कठोरता काफी बढ़ गई, जिससे उसके लिए सुई का काम करना और भी मुश्किल हो गया। सामान्य 5 साल के बच्चों के लिए हार्ड बोर्ड को भेद पाना लगभग असंभव होता, लेकिन अपनी क्रमिक प्रगति के कारण तांग युक्सिन की पकड़ आश्चर्यजनक रूप से काफी मजबूत थी। मात्र आधे महीने के बाद वह पुनः सुई डालने में सक्षम हो गई। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। चेन जोंग तांग युक्सिन की प्रगति से बहुत संतुष्ट था। उसने अपना लगभग सारा समय अपने युवा शिष्य के पालन पोषण में लगा दिया था। अगर चेन परिवार के पूर्वजों को पता चलता कि उसे इतना अच्छा छात्र मिला है, तो वे बेहद खुश होते। उन्होंने कहा, अब एक उत्तराधिकारी है। हाँ, अब एक उत्तराधिकारी है। हालांकि तांग युक्सिन ने मुंह बना लिया। क्या वह सचमुच प्रतिभाशाली थी या उसे बस इसके लिए मजबूर किया जा रहा था? कुछ देर बाद हार्ड पेपर कॉटन बोर्ड में चिपके हुए तांग युक्सिन और चेन जोंग ने उसके लिए एक और बनाया। उन्होंने एक छोटे जार को भुने हुए चावल के चोकर से भर दिया और उसे लाल रेशमी कपड़े के टुकड़े से लपेट दिया। चावल की भूसी का जार शुरुआती लोगों के लिए अलग अलग एक्यूपंक्चर तकनीकों का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त था, क्योंकि अंदर चावल की भूसी की कठोरता अलग अलग होती है। जब किसी ऐसी जगह का सामना करना पड़ता है जहां सुई लगाना मुश्किल होता है, तो आप सुई को फिर से डालने का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे यह एक्यूपंक्चर सीखने वालों के लिए एकदम सही है। इसलिए उसके बाद के समय में तांग युक्सिन को अक्सर छोटे जार को पकड़े हुए लगातार उसमें सुई डालते हुए देखा गया। युक्सिन, चलो बाहर चलें और रस्सी कूदें। झांग यिंदी, जिसके बाल लापरवाही से कंघी किए हुए थे, भागकर अंदर आई। 1 साल से ज्यादा समय तक गांव में रहने के बाद, जब तक उसके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त था, तब तक वह बेफिक्र थी। वह गांव के बच्चों से परिचित हो गई थी, हर दिन यहाँ वहाँ खेलते थे, उनके कपड़ों पर कीचड़ लग जाता था। अपने 3 साल के भाई को घसीटते हुए वे दोनों डांट खाते और फिर दिन खत्म हो जाता। मैं नहीं जा रही हूँ, तांग युक्सिन ने चावल की भूसी का जार पकड़ते हुए कहा। लगातार हिलाने से उसकी कलाइयाँ दर्द करने लगी, लेकिन वह रुक नहीं सकी। उसे रस्सी कूदने की कोई जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वह पहले से ही चेन जोंग के साथ 5 जानवरों की मस्ती सीख रही थी, जो कि काफी व्यायाम था। रस्सी कूदने के बिना भी वह मोटी नहीं होने वाली थी। चलो चलो, झांग यिंदी दौड़कर आए और तांग युक्सिन की आस्तीन पकड़ ली, जिससे उस पर चिकने हाथ के निशान पड़ गए। तांग युक्सिन ने उसके कपड़ों पर तेल के निशान देखे और झांग यिंदी को जमीन पर धकेलकर पीटने की इच्छा हुई। झांग यिंदी ने जल्दी से अपने पंजे म्यान में डाले और अपनी नाक पोंछी। तांग युक्सिन इसके अलावा और क्या कह सकती थी? अपनी गलती का एहसास होने पर झांग यिंदी तुरंत भाग गई, अपनी करतूतों को भूल गई और खेलने के लिए अन्य बच्चों को ढूंढ लिया। तांग युक्सिन ने चावल की भूसी का जार नीचे रखा और पानी का टब ले आई। उसने अपने गंदे कपड़े धोने के लिए उतार दिए। शुक्र है कि गर्मी का मौसम था और उसके कपड़े हल्के कपड़े से बने थे। जब तांग जिनयान घर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी बेटी अपने कपड़े बड़े ध्यान से धो रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। एक पिता के रूप में वह मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था, अपनी बेटी के अच्छे व्यवहार पर गर्व, लेकिन उसके समय से पहले परिपक्व होने पर दुख। उसकी उम्र का कौन सा बच्चा अपने कपड़े खुद धोएगा? वह न केवल अपने कपड़े धोती थी, बल्कि अपने पिता और जिजुन के कपड़े भी धोती थी, और वह ये काम एक वयस्क की तरह कुशलता से करती थी। पिताजी, तांग युक्सिन ने जैसे ही तांग जिनियान को देखा, वह उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। उसने अपनी बाहें उसके पैरों के चारों ओर लपेट दी, जिससे उसकी पतलून गीली हो गई, जिसका उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह हंसा और अपने पीछे से एक टोकरी निकाली। शिन शिन, देखो, डैडी ने आज किसी के लिए बधाईगिरी का काम किया है, और उन्होंने मुझे भुगतान के रूप में कुछ मांस दिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए इसे पकाऊं? ठीक है। तांग युक्सिन की आंखें आधे चांद की तरह सिकुड़ गईं और वह हंस पड़ी। ग्रामीण परिवार अक्सर मांस नहीं खाते थे। ज्यादातर लोग साल में एक बार नए साल के त्योहार के दौरान ही इसका आनंद ले पाते थे, और तब भी इसे सावधानीपूर्वक राशन में बांटना पड़ता था। लेकिन उनके परिवार में तांग युक्सिन को हमेशा मांस खाने को मिलता था। तांग जिनियन और तांग जिजुन केवल मांस का सूप पीकर संतुष्ट थे। मांस का वह छोटा टुकड़ा ज्यादा नहीं था, पकने के बाद भी उससे सिर्फ एक छोटी सी डिश ही भर पाए।
सादा होने के बावजूद सिर्फ उसकी महक ही किसी को भी अनजाने में निगलने के लिए काफी थी, खासकर वे लोग जिन्होंने महीनों से मांस की गंध नहीं ली थी। ऐसी परिस्थितियों में सबसे सादा भोजन भी एक दावत जैसा था। शिन शिन, आओ मांस खाओ। तांग जिनियान ने प्रसन्नतापूर्वक सारा मांस तांग युक्सिन के कटोरे में डाल दिया और उसे लंबा होने के लिए प्रोत्साहित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के तांग युक्सिन ने मांस उठाया और उत्सुकता से उसे अपने मुंह में डाल लिया। अभी उसका एक ही लक्ष्य था, जितनी जल्दी हो सके बड़ा होना। 5 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे की तरह ही व्यवहार करना चाहिए और मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे, जिजुन ने चावल से अपना मुंह भरते हुए कहा। स्वाद की परवाह किए बिना उसने उसे बड़े चाव से निगल लिया, जिससे उसे देखने वाला हर कोई भूखा हो गया। तांग जिनियान कभी कभी अपनी बेटी को खाना बनाने में मदद करता था, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे खाता था। उसके सारे विचार उसकी बेटी पर ही केंद्रित थे। उसे नहीं पता था कि अगर वह आसपास नहीं होती तो वह क्या बन जाता। भाई, हमें क्या बोना चाहिए? खेत तैयार है, लेकिन बाहर ठंड बढ़ रही है। अगर हम सर्दियों की सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी प्लास्टिक शीट खरीदनी पड़ सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास पर्याप्त पैसे बचे हैं।